तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2025 होने वाला है, तो उसके लिए जो फिटर टर्नर मशीनिस्ट बिल्डर के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 11 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 12 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 11 वीडियोस को नहीं देखा है, तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड, जो हम फिटर फर्स्ट ईयर के लिए जो निमी के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट को भी आप पक्का से देख लें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच सेफ्टी साइन इंडिकेट्स डेंजर। कौन सा सुरक्षा चिन्ह खतरे को दर्शाता है? तो जो हमारे सेफ्टी साइन रहते हैं हमारे सेफ्टी चैप्टर में, तो कौन सा सुरक्षा चिन्ह रहता है जो हमारा किसको दर्शाता है? खतरे को, मतलब डेंजर के चिन्ह को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ट्राइंगल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑप्शन बी बोला ब्लू सर्कल। ऑप्शन सी बोला ग्रीन स्क्वायर। ऑप्शन डी बोला रेड सर्कल विथ लाइन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइंगल विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जो हमारा त्रिभुज रहता है, आप सभी ने देखा होगा, जो हमारा त्रिभुज रहता है, जो त्रिभुज आकार के चिन्ह होते हैं वो हमारे होते हैं वार्निंग साइन। उसका आकार कैसा रहता है? पीला रंग का रहता है। तो जो हमारे किसको दर्शाता है? खतरे के संकेत को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच एक्सटिंग्यूशर इज यूज्ड फॉर ऑयल फायर। तेल की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है? जो हमारी ऑयल फायर वगैरह रहती हैं, तेल की आग वगैरह बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? पानी, वाटर। ऑप्शन बी बोला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी बोला है फोम। ऑप्शन डी बोला है ड्राई पाउडर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा फोम फायर एक्सटिंग्यूशर रहता है, तो फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किस कौन सी आग बुझाने के लिए करते हैं? तेल वाली आग बुझाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टूल इज यूज्ड टू चेक फ्लैटनेस। सपाटता जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? जो हमारी फ्लैटनेस वगैरह रहती है, जो ऐसे हमें फ्लैटनेस वगैरह की जांच करनी है, तो उसके लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला डायल गेज। ऑप्शन बी बोला ट्राई स्क्वायर। ऑप्शन सी बोला स्पिरिट लेवल। और ऑप्शन डी बोला फीलर गेज। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिरिट लेवल। तो जो हमारा स्पिरिट लेवल रहता है वो हमारा सपाटता जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच मेजरिंग टूल इज यूज्ड विथ अ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट के साथ किस मापन उपकरण का उपयोग होता है? जो हमारी सरफेस प्लेट रहती है, तो सरफेस प्लेट के साथ हम किस मापन उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला डायल गेज। ऑप्शन बी बोला है हाइट गेज। ऑप्शन सी बोला है बेवल गेज। ऑप्शन डी बोला है स्टील रूल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइट गेज। तो सरफेस प्लेट के साथ हम किस मापन उपकरण का यूज करेंगे? तो उसके साथ हम वर्नियर हाइट गेज का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो हमारा सेंटर पंच रहता है, तो सेंटर पंच का यूज हम किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? कटिंग, काटने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है? मार्किंग द सेंटर बिफोर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से पहले केंद्र चिन्हित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है? बेंडिंग मेटल, धातु को मोड़ने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है? फाइलिंग, फाइलिंग करने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्किंग द सेंटर बिफोर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से पहले केंद्र को चिन्हित करने के लिए हम सेंटर पंच का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील मेनली कंटेन्स विच एलिमेंट बिसाइड्स आयरन एंड कार्बन। स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अलावा मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है, तो उसमें लोहे और कार्बन के अलावा हमारा मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए बोला है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी बोला है क्रोमियम। ऑप्शन सी बोला है कॉपर। और ऑप्शन डी बोला है लेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनलेस स्टील में लोहे और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व रहता है? तो हमारा क्रोमियम रहता है।
स्टेनलेस स्टील को हम क्या बोलते हैं, 18/8 या 18-8 स्टील भी बोलते हैं, जिसमें 18% क्रोमियम होता है और 8% क्या रहता है हमारा, निकल रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जंगरोधी इस्पात भी बोलते हैं, मतलब इस पर हमारा जंग वगैरह नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की मुख्य विशेषता क्या है, जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है तो उसकी मुख्य विशेषता क्या रहती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हाई हार्डनेस, अधिक कठोरता। ऑप्शन ई क्या बोला है, रस्ट रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोध। ऑप्शन सी क्या बोला है, हाई कार्बन कंटेंट, उच्च कार्बन मात्रा। ऑप्शन डी क्या बोला है, हाई मशीनेबिलिटी, अच्छी मशीनिंग क्षमता। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्ट रेजिस्टेंस, जंग प्रतिरोध। तो जो हमारी स्टेनलेस स्टील रहती है उसकी मुख्य विशेषता क्या रहती है, तो वो रहती है हमारी जंग प्रतिरोध रहती है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द स्टील यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क इज मोस्टली। निर्माण कार्य में प्रायः किस स्टील का उपयोग किया जाता है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह रहते हैं तो उसमें हम किस प्रकार की स्टील का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन बी क्या बोला है, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन सी क्या बोला है, माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी क्या बोला है, टूल स्टील। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी माइल्ड स्टील रहती है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम किसका अधिकतर यूज करते हैं, तो माइल्ड स्टील का करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टूल इज यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन्स टू कट सर्कुलर होल्स। ड्रिलिंग मशीन में गोल छेद काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी ड्रिलिंग मशीन वगैरह हो गई तो उसमें अगर हमें गोल छेद काटने हैं तो गोल छेद काटने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है चीजल छेनी। ऑप्शन ई बोला है ड्रिल बिट। ऑप्शन सी बोला है फाइल। और ऑप्शन डी बोला है डाई। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिल बिट। जो हमारी ड्रिल बिट रहती है तो किसी भी गोल छेद मतलब गोल छेद वगैरह काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो ड्रिल बिट का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ पार्टिंग टूल ऑन अ लेथ। लेथ मशीन पर पार्टिंग टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो लेथ मशीन को फ्रेंड्स आप सभी ने देखा ही होगा। तो जो हमारी लेथ मशीन रहती है उसमें जो पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू सेव द जॉब, कार्य पीस का आकार देने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, टू रिड्यूस डायामीटर, व्यास कम करने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, टू कट ऑफ द जॉब, कार्य पीस को अलग करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, टू ड्रिल अ होल, छेद करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू कट ऑफ द जॉब, कार्य पीस को अलग करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा लेथ मशीन पर जो हम पार्टिंग टूल है मतलब पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन करते हैं तो इसका काम क्या रहता है, हमारा पार्ट है उसको दो भागों में काटना। जैसे हमारा कोई भी पाइप वगैरह है या रॉड वगैरह है तो रॉड को दो मतलब रॉड को दो भागों में काटना, मतलब उसको पूरा अलग कर देना, वही हमारा क्या कहलाता है, पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन कहलाता है, मतलब कार्य पीस को अलग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कटिंग फ्लूइड्स ड्यूरिंग मशीनिंग। मशीनिंग के दौरान कटिंग फ्लूइड का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो हमारे मशीनिंग ऑपरेशन रहते हैं तो उसमें जो हमारा कटिंग फ्लूइड मतलब कूलेंट की बात कर रहा है, तो जो कूलेंट वगैरह रहता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला, इंक्रीज हार्डनेस, कठोरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी क्या बोला, इंप्रूव सरफेस फिनिश, सतह की फिनिश सुधारने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला, कूल एंड लुब्रिकेट, ठंडा और चिकनाई देने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला, रिमूव रस्ट, जंग हटाने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूल एंड लुब्रिकेट, ठंडा करने और चिकनाई करने के लिए जो हमारा मशीनिंग रहता है तो उसके दौरान किसका यूज करते हैं हम, कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कटिंग टूल। किसी काटने वाले उपकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोण कौन सा होता है। जो हमारे कटिंग टूल्स वगैरह रहते हैं तो उसके लिए जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टूल एंगल रहता है वो कौन सा रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रिलीफ एंगल। ऑप्शन ई बोला है लिप कोण। ऑप्शन सी बोला है क्लीयरेंस कोण। और ऑप्शन डी बोला है रैक कोण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी काटने वाले उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण कोण कौन सा रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कोण रहता है हमारा रैक कोण, क्योंकि रैक कोण हमारा क्या करता है, चिप्स को बाहर निकालने का काम करता है। तो चिप्स को बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैक कोण का यूज करते हैं। तो कोई भी काटने वाला उपकरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या रहता है,
रैक कोण रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रोड इन सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होता है, जो हमारी गैस वेल्डिंग वगैरह रहती हैं तो उसमें जो गैस वेल्डिंग का एक टाइप रहता है हमारा सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, तो उसमें इलेक्ट्रोड कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? नॉन कंज्यूमेबल। ऑप्शन बी बोला है कंज्यूमेबल। ऑप्शन सी बोला है टंगस्टन। और ऑप्शन डी बोला है ग्रेफाइट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमेबल। तो अब कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल क्या रहता है? तो कंज्यूमेबल हमारा वो इलेक्ट्रोड रहता है जो खपत होने वाले प्रकार का होता है। जैसे हम वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड भी साथ में खत्म होता जाएगा। और नॉन कंज्यूमेबल मतलब रहता है जो खत्म नहीं होता है। मतलब कैसा? कि वो सिर्फ करंट पहुंचाने का काम करता है। जो नॉन कंज्यूमेबल रहते हैं वो सिर्फ करंट पहुंचाने का काम करते हैं, और जो कंज्यूमेबल रहता है वो खपत होने वाले प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है what type of motion is provided by the grinding wheel in a grinder machine। ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडर व्हील द्वारा किस प्रकार की गति प्रदान की जाती है? तो जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन रहती है उसमें जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है तो ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा हमारी किस प्रकार की गति प्रदान होती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? लीनियर मोशन, रेखिक गति। ऑप्शन बी क्या बोला है? रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। ऑप्शन सी क्या बोला है? वाइब्रेशनल मोशन, कंपन गति। ऑप्शन डी बोला है ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोटेशनल मोशन। तो जो हमारी ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील द्वारा किस प्रकार की गति प्रदान की जाती है? तो वहां पर हमारी रोटेशनल मोशन प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वेल्डिंग डिफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू इनफिशियंट हीट। अपर्याप्त गर्मी के कारण कौन सी वेल्डिंग दोष उत्पन्न होती है? जो हमारी अपर्याप्त गर्मी रहती है, मतलब अधिकतर या जो अपर्याप्त हीट वगैरह रहती है, तो उसके द्वारा हमारी वेल्डिंग में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? पोरोसिटी, छिद्रता। ऑप्शन बी क्या बोला है? क्रैक्स, दरारें। ऑप्शन सी क्या बोला है? लेक ऑफ फ्यूजन, गलन की कमी। ऑप्शन डी क्या बोला है? स्पैटर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। तो अपर्याप्त गर्मी के कारण कौन सी वेल्डिंग दोष उत्पन्न होता है? तो उसमें रहता है हमारा फ्यूजन की कमी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वाशर इन अ फास्टनिंग सिस्टम। फास्टनिंग सिस्टम में वाशर का कार्य क्या है? जो हमारा फास्टनर वगैरह रहते हैं, जैसे हमारा नट हो गया, बोल्ट हो गया, पिन हो गया, वाशर हो गया, स्टड वगैरह हो गया, तो जो फास्टनर रहते हैं उसमें वाशर क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? टाइटन द नट, नट को कसना। ऑप्शन ई क्या बोला है? प्रिवेंट लीकेज, रिसाव को रोकना। ऑप्शन सी क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूट लोड एंड प्रिवेंट डैमेज, भार को फैलाना और नुकसान से बचाना। ऑप्शन डी क्या बोला है? कट द थ्रेड, थ्रेड को काटना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूट लोड एंड प्रिवेंट डैमेज, भार को फैलाना और नुकसान से बचाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ अ रिवेट हेड। रिवेट हेड का सबसे सामान्य आकार क्या होता है? जो हमारी रिवेट का हेड रहता है तो वह अधिकतर कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? फ्लैट, समतल। ऑप्शन बी क्या बोला है? काउंटर संक। ऑप्शन सी क्या बोला है? डोम्ड, गुंबदनुमा। ऑप्शन डी क्या बोला है? ओवल, अंडाकार। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा रिवेट का हेड रहता है वो अधिकतर कैसा रहता है? वो रहता है गुंबदनुमा, मतलब गुम्मत के आकार का रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नट्स इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा नट भारी कार्य अनुप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा हमारा नट रहता है जो हमारा हैवी ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बिंग नट। ऑप्शन बी क्या बोला है? हेक्सागोनल नट। ऑप्शन सी क्या बोला है? लॉक नट। और ऑप्शन डी बोला है टी नट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा लॉक नट रहता है तो वो हमारा भारी कार्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ नट हैज अ शेप सिमिलर टू अ बटरफ्लाई विंग्स। किस प्रकार के नट का आकार तितली के पंखों जैसा होता है?
तो आप सभी ने फास्टनर पढ़ा है, तो फास्टनर में आपने नट वगैरह भी पढ़े होंगे। अगर आपने हमारी फिटर थ्योरी की फुल डिटेल वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर आप फुल वीडियो उसके जो हमारे 30 चैप्टर ने फिटर थ्योरी के, हमने उसको पूरी तरीके से डिस्कस किया है, जिसमें हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिससे हमने समझाया है। तो क्या बोल रहा है, किस प्रकार का जो हमारा नट रहता है जिसका कैसा तितली के पंखों जैसा होता है। तो ऑप्शन ए बोला है बिंग नट, ऑप्शन डी बोला है लॉक नट, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर नट, ऑप्शन डी बोला है नायलॉन इंसर्ट नट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा बिंग नट रहता है तो वो हमारे तितली के पंखों जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नट इज यूज्ड टू प्रिवेंट लूजनिंग अंडर वाइब्रेशन और शॉक? किस प्रकार का नट कंपन या झटका लगने पर ढीला होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा हमारा नट है जिस पर कंपन या झटका लगने पर ढीला होने से रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है हेक्सागोनल नट, ऑप्शन बी बोला है लॉक नट, ऑप्शन सी बोला है बिंग नट और ऑप्शन डी बोला है स्क्वायर नट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा लॉक नट रहता है तो वो हमारा कंपन या झटका लगने पर ढीला होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच फोर्जिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द मेटल अबव इट्स रिक्रिलाइजेशन टेम्परेचर? कौन सी फोर्जिंग प्रक्रिया धातु को उसकी पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान से ऊपर गर्म करने की प्रक्रिया है? तो फोर्जिंग की कौन सी हमारी मतलब क्रिया है जो हमारी पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब रिक्राइलाइजेशन टेम्परेचर कहलाता है? तो ऑप्शन ए बोला है कोल्ड फोर्जिंग, ऑप्शन बी बोला है वार्म फोर्जिंग, ऑप्शन सी बोला है हॉट फोर्जिंग और ऑप्शन डी बोला है आइसोथर्मल फोर्जिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारी हॉट फोर्जिंग रहती है तो वो हमारी पुनः क्रिस्टली के तापमान से ऊपर गर्म करने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी प्रोसेस यूज्ड टू शेप सीट मेटल? सीट मेटल को आकार देने के लिए मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो हमारा सीट मेटल वगैरह रहता है तो सीट मेटल वगैरह को आकार देने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया का अधिकतर यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है कास्टिंग, ऑप्शन बी बोला है फोर्जिंग, ऑप्शन सी बोला है रोलिंग और ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारी धातु की सीट वगैरह रहती हैं तो उसका अधिकतर हम किस विधि के द्वारा बनाते हैं? तो उसको बनाते हैं हम रोलिंग के द्वारा। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज्ड इन सीट मेटल वेंडिंग? सीट मेटल बेंडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सामान्यतः उपयोग किया जाता है? जो हमारी सीट मेटल बेंडिंग वगैरह रहती हैं तो उसमें हम सामान्यतः किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है लेथ, ऑप्शन डी बोला है प्रेस ब्रेक, ऑप्शन सी बोला है मिलिंग मशीन और ऑप्शन डी बोला है वेल्डिंग मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस ब्रेक। तो सीट मेटल में बेंडिंग में हम कौन से सामान्यतः उपकरण का यूज करते हैं? तो उसमें हमारा जो पावर प्रेस रहता है या प्रेस ब्रेक रहता है, तो प्रेस ब्रेक के द्वारा ही हम क्या करते हैं, सीटों को मोड़ते वगैरह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिक्सर? निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सर का एक प्रकार नहीं है? ये जो चार ऑप्शन हमें दिए हैं तो इनमें से कौन सा है जो हमारे फिक्सर के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है मिलिंग फिक्सर, ऑप्शन डी बोला है ड्रिलिंग फिक्सर, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग फिक्सर, ऑप्शन डी बोला है लिफ्टिंग फिक्सर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिफ्टिंग फिक्सर नाम का हमारा कोई सा भी फिक्सर नहीं होता है, ना ही उसका कोई टाइप वगैरह रहता है या लिफ्टिंग फिक्सर करके कोई हमारा फिक्सर रहता ही नहीं है। तो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग जिग्स एंड फिक्सचर? जिग और फिक्सचर बनाने के लिए सामान्य सामग्री कौन सी है? जो हमारे जिग और फिक्सचर वगैरह रहते हैं तो उसके लिए मतलब जिग और फिक्सचर बनाने के लिए सामान्य सामग्री कौन सी रहती है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है प्लास्टिक, ऑप्शन बी बोला है लकड़ी, ऑप्शन सी बोला है स्टील और ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जिग और फिक्सचर बनाने के लिए सामान्यतः हम कौन सी सामग्री का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम स्टील का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ कूलेंट
इज नोन टू प्रोवाइड बोथ कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। कौन सा कूलेंट एक प्रकार का ठंडक और चिकनाई दोनों प्रदान करने के लिए जाना जाता है। मतलब कूलेंट में भी हमारे कई प्रकार के कूलेंट रहते हैं, तो कौन सा कूलेंट है जो ठंडक और चिकनाई मतलब कूलिंग भी कर रहा है और लुब्रिकेशन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, वाटर बेस्ड कूलेंट, पानी आधारित कूलेंट। ऑप्शन सी क्या बोला है, ऑयल बेस्ड कूलेंट, तेल आधारित कूलेंट। ऑप्शन सी क्या बोला है, सिंथेटिक कूलेंट। और ऑप्शन डी बोला है सेमी सिंथेटिक कूलेंट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे ऑयल बेस्ड कूलेंट रहते हैं मतलब तेल आधारित कूलेंट, तो वो हमारी क्या करते हैं, कूलिंग भी करते हैं और लुब्रिकेशन भी करते हैं। तो क्वेश्चन 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ वाटर बेस्ड कूलेंट। पानी आधारित कूलेंट के उपयोग का मुख्य लाभ क्या है। जो हमारा वाटर वेस्ट कूलेंट रहता है जिसमें हमारा पानी वगैरह मिला रहता है, तो उसका यूज करने का लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, इट प्रोवाइड्स बेटर लुब्रिकेशन, यह बेहतर चिकनाई प्रदान करता है। ऑप्शन ई क्या बोला है, इट इज लेस एक्सपेंसिव, यह सस्ता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, इसका जीवन काल लंबा होता है। ऑप्शन डी क्या बोला है, यह उच्च चिपचिपापन प्रदान करता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज लेस एक्सपेंसिव, यह सस्ता होता है। तो पानी आधारित कूलेंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या रहता है कि ये सस्ता होता है, मतलब मार्केट में हमें सस्ता मिल जाता है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ मूविंग द ड्रिल बिट इनटू वर्कपीस। कार्य पीस में ड्रिल बिट को घुसाने की प्रक्रिया को वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है ड्रिलिंग, ऑप्शन डी बोला है फीडिंग, ऑप्शन सी बोला है रीमिंग, ऑप्शन डी बोला है टैपिंग। तो फ्रेंड्स कोई भी हमारा जॉब है, तो जॉब के अंदर जो ड्रिल हमारा प्रवेश कर रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीड। तो फीड को हम क्या पढ़ेंगे, फीडिंग। तो कार्य पीस में ड्रिल बिट को घुसाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम फीडिंग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज प्रोवाइडेड बाय द फीड मैकेनिज्म इन अ ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में फीड मैकेनिज्म द्वारा किस प्रकार की गति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, लीनियर मोशन रैखिक गति। ऑप्शन ई क्या बोला है, रोटेशनल मोशन घूर्णन गति। ऑप्शन सी क्या बोला है, वाइब्रेशनल मोशन कंपन गति। और ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी लीनियर मोशन मतलब रैखिक गति रहती है, तो ड्रिलिंग मशीन में जो फीड मैकेनिज्म द्वारा किस प्रकार की गति प्रदान की जाती है, तो उसमें हमारी लीनियर मोशन रैखिक गति प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राइंडिंग मशीन। निम्नलिखित में से सबसे सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली ग्राइंडिंग मशीन कौन सी है। मतलब कौन सी हमारी ग्राइंडिंग मशीन है जो हमारी जनरली यूज की जाती है, मतलब अधिकतर वही यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। ऑप्शन डी क्या बोला है, सरफेस ग्राइंडर। ऑप्शन सी क्या बोला है, सेंटरलेस ग्राइंडर। और ऑप्शन डी क्या बोला है, टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस ग्राइंडर। तो सरफेस ग्राइंडर हमारा सामान्य रूप से मतलब कॉमनली अधिकतर यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।